प्रज्ञा प्रभा के उन्मेष द्वारा मुझे इस वक्तव्य के लिए आयोजित किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रज्ञा प्रभा उन्मेष का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं परम आदरणीय श्री आशीष रामाशीष जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भाइयों बहनों विद्वज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख मानवता के इतिहास में वैश्विक महामारियों का जो प्रकोप रहा है उसका वृत्तांत रखूँगा। और उसके साथ साथ अ, उसके उसके साथ उसके साथ साथ मैं सबसे पहले वैश्विक महामारियों का एक वृत्तांत आपके सम्मुख रखूँगा, प्राचीन समय से लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, जो कि 1918 का स्पेनिश फ्लू जिसे कहा गया, वहाँ तक मैं आज विषय रखूँगा। और फिर उस वृत्तांत के बाद कुछ विचारणीय प्रश्नों पर हम अपना दृष्टिपात करेंगे। तो मैं अब जो आज का विषय है कि मानवता के इतिहास में वैश्विक महामारियों का क्या स्वरूप रहा है, इसके बारे में मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूंगा। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे वक्तव्य पर ध्यान दें। और मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे का जो निर्धारित समय मुझे प्रदान किया गया है, उस अवधि में अपना वक्तव्य समाप्त करूं। जैसा कि हम जानते हैं, संक्रामक रोगों के क्षेत्र में सर्वव्यापी महामारी सर्वाधिक बुरी होती है। जब एक महामारी किसी देश की सीमाओं को पार करते हुए अन्यत्र पांव पसारती है, तो उसे आधिकारिक रूप से सर्वव्यापी महामारी का नाम दिया जाता है। मानव जीवन के आरंभिक समय से ही संक्रामक रोगों का अस्तित्व रहा है, किंतु जब मानव कृषक समुदाय के रूप में बस्तियों का सृजन कर सभ्यताओं की नींव रख रहा था, तभी संक्रामक रोग भी जड़ जमाकर महामारियों का रूप ले रहे थे। संक्रामक रोगों में जैसे मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, श्लेष्मित ज्वर, चेचक और इसी प्रकार के रोगों का आरंभिक काल में अभ्युदय हुआ। प्रागैतिहासिक काल की जो ऐतिहासिक प्रथम महामारी रिकॉर्ड में आती है, वो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व चीन में होने की पुष्टि उससे होती है। चीन का प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल हामिन मंग नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। यह प्रागैतिहासिक काल का गांव उत्तर पूर्वी चीन में स्थित मियाओ जिगो नामक सार्वजनिक कब्रगाह का समकालीन है। चीन के इस प्रागैतिहासिक गांव को महामारी ने ध्वस्त कर दिया था। पूरा गांव समाप्त हो गया था, उसके बाद कभी ये बसा नहीं दोबारा से। इस प्रागैतिहासिक गांव को महामारी ने पूरी तरह से समाप्त किया और मृतकों के शवों को घरों के अंदर ही घर से जला दिया गया था। बच्चे, जवान, अधेड़ उम्र के लोगों को कंकाल अधिक अधेड़ उम्र के लोगों के कंकाल एक साथ घरों के अंदर मिले हैं खुदाई में। और ऐसा प्रतीत होता है कि महामारी इतनी प्रबल एवं वेगवान थी कि कोई भी इससे बच नहीं सका। और इस प्रकार इस महामारी ने शवों को दफनाने का समय भी किसी को नहीं दिया होगा, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार से एथेंस की महामारी 430 ईस्वी पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के अल्पकालीन अंतराल में ही फैल चुकी थी। और उसके पश्चात इसने एथेंस के लोगों को 5 वर्ष तक बुरी तरह ग्रसित किया। कुछ इतिहासकारों ने इससे मृतकों की संख्या 1 लाख तक बताई है। पेलोपोनेशियन युद्ध नामक पुस्तक के प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडाइडस ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि पीपुल इन गुड हेल्थ वेयर ऑल ऑफ अ सडन अटैक्ड, violent heats in the head and redness and inflammation in the eyes, the involved parts such as the throat or tongue becoming bloody,
and emitting an unnatural and fetid breath. इस बीमारी के लक्षणों के पर प्रकाश डालते हुए ऐसा थ्यूसीडाइडस ने लिखा था। इस महामारी की पहचान को लेकर वैज्ञानिकों में लंबे समय तक मतभेद रहा। किसी ने इसे टाइफाइड ज्वर और इबोला तक माना। किसी ने प्रकोप को अधिक उग्र टाइफाइड ज्वर और इबोला तक माना। अनेक विद्वानों का मानना है कि युद्ध में महामारी के प्रकोप को अधिक उग्र बनाया, क्योंकि महामारी के पश्चात भी युद्ध जारी रहा। एंटोनियाई प्लेग के नाम से 165 ईस्वी से लेकर 165 ईस्वी से लेकर 180 ईस्वी तक एक दूसरी बीमारी फैली। जब युद्ध में विजयी सैनिक रोम लौटे तो वे अपने साथ विजय में प्राप्त लूट के माल के साथ कुछ और भी लाए थे, और वह था प्लेग, जिसने लगभग रोमन साम्राज्य में 5 लाख लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया था। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय में रोम के इतिहासकार कुर्से ने 2017 में प्रकाशित पुस्तक डिसएबिलिटी इन एंटिक्विटी नामक पुस्तक में यह तथ्य उजागर किया है। अनेक इतिहासकारों का विश्वास है कि रोमन साम्राज्य में यह महामारी पार्थिया के विरुद्ध युद्ध से लौटे सैनिकों के साथ आई थी। इस महामारी ने पैक्स रोमाना, जो रोमन शांति का युग महान युग था, 27 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी के बीच में जो चला, उस शानदार युग की समाप्ति कर दी थी। 180 ईस्वी के पश्चात संपूर्ण रोमन साम्राज्य में अस्थिरता फैल गई, गृह युद्ध होने लगे और बर्बर कबीलों के आक्रमण बढ़ गए। प्लेग के पश्चात ईसाइयत अधिक लोकप्रिय हो गई, इसको अपना प्रचार प्रसार करने का मौका मिला, और पुनः साइप्रियन प्लेग का प्रकोप 250 ईस्वी से 271 के मध्य में हुआ। इस महामारी का नामकरण ट्यूनीशिया के शहर कार्थेज के बिशप सेंट साइप्रिन के नाम पर किया गया, जिसने इस महामारी को विश्व के अंत का संकेत माना था, क्योंकि इस प्लेग ने अकेले रोम में एक ही दिन में 5000 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। 2014 में पुरातत्ववेताओं को लग्जर में इस महामारी के मृतकों का एक शवगाह मिला। उनके शरीर चूने की मोटी परत से ढके गए थे, क्योंकि चूने से संक्रमण रुकता है, ऐसा उस समय विश्वास था। महामारी के कारणों पर विशेषज्ञों की कोई निश्चित राय नहीं है, और इस महामारी में आंतों से निरंतर प्रभावित होने वाले द्रव्य एवं ज्वलनशीलता से शरीर शक्तिहीन और गले में घाव हो जाते थे। साइप्रियन ने और इस महामारी का वर्णन लैटिन में लिखी अपनी पुस्तक में 400 में किया, और इसी प्रकार से 541 से 42 ईस्वी में जस्टिनियन प्लेग बड़ा भीषण रूप लेकर सामने आया। बाइजेंटीन के साम्राज्य के अंत के लिए उत्तरदायी कारणों में से यह एक प्रमुख कारण बना, जिसने इसे बुरी तरह झकझोर दिया। इसके पश्चात प्लेग बार बार फैलता रहा, और कुछ विद्वानों का अनुमान है कि विश्व की लगभग 10% जनसंख्या इससे नष्ट हो गई। इस प्लेग का नामकरण बाइजेंटीन के तत्कालीन सम्राट जस्टिनियन के नाम पर किया गया था। इसके शासनकाल में बाइजेंटीन साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। स्वयं सम्राट भी महामारी से पीड़ित था, किंतु वो इसमें बच गए। इसके पश्चात इनका साम्राज्य पतनोन्मुखी हो गया, और बीच के बहुत सारे छोटे मोटे और बीमारियां, महामारियां मैं छोड़ता हूं, क्योंकि समय इतना नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं मध्यकाल में आता हूं, और मध्यकाल में 1346 ईस्वी से 1353 ईस्वी के मध्य में ब्यूबोनिक प्लेग, जो काली मौत के नाम से जाना जाता है, उसका प्रकोप फैला। यह प्रकोप चीन में शुरू हुआ था, और वहाँ से सिल्क मार्ग जो था, उसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक फैला, और यूरोप की लगभग आधा जनसंख्या को मौत के घाट उतार दिया। इस महामारी का उद्भव एक विषाणु, जिसको कि वैज्ञानिकों ने येरसीनिया
पेस्टिस के नाम से नामकरण जिसका किया है, वो चूहों में पिस्सुओं से उत्पन्न होता था और उसके द्वारा यह महामारी फैली थी। मृतकों का सामूहिक दफन किया गया उस समय भी। इस प्लेग ने यूरोप के इतिहास को ही बदल दिया। इतनी अधिक मौतें हुई कि उससे जनशक्ति की अपार हानि हुई और काम करने के लिए श्रमिकों का मिलना बहुत दुष्कर हो गया। यह समय अनेक प्रकार से ऐतिहासिक एवं युगांतकारी भी था। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके पश्चात 1451 ईस्वी में जो कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, इस्लामिक सेनाओं ने उस पर आक्रमण किया। वहाँ से फिर पुनर्जागरण युग माना जाता है यूरोप में, और औद्योगिक क्रांति का भी आरंभ उसके तुरंत पश्चात हुआ। तो इससे इस महामारी के कुछ सकारात्मक प्रभाव, जैसे कि हम आजकल बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो गई हैं, वैसे इस महामारी के बारे में भी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसा कि यूरोप में उस समय सर्पदम यानी दासत्व की बड़ी बुरी प्रथा थी। तो जब लोग मर गए बहुत बड़ी तादाद में, श्रमिक मिले नहीं, तो ये सर्पदम के अंत का आरंभ भी इस महामारी के पश्चात हुआ। श्रमिकों की कमी के कारण सस्ते श्रमिक मिलने दुष्कर हो गए, और इससे यूरोप में श्रम की महत्ता बढ़ी। किंतु हम जानते हैं कि यूरोप की महामारी एशिया और अफ्रीका के शोषण की नींव डालने का काम भी कर रही है। इसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इसके पश्चात जैसे हम जानते हैं कि यूरोप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की लहर चली, और उपनिवेशवादी यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में दासत्व का घृणित कार्य आरंभ किया। यहाँ के लोगों को बलपूर्वक लगभग गुलाम बनाते हुए अपनी श्रमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मानवता को शर्मसार किया। तमाम ऐसे कुत्सित और विभत्स कार्य इनके द्वारा इन सभी के साथ किए गए। इस इतिहास भरा पड़ा है इससे। इस प्रकार काली मौत वास्तव में इतिहास में काले इतिहास लिखने का भी कार्य कर गई, किंतु यूरोप के श्रमिकों के लिए यह अच्छे भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर गई, और यूरोप में श्रमिकों का बहुत मूल्य बढ़ा, और इसके बाद बहुत महंगे दर पर श्रमिक वहाँ मिलते थे। और आज भी यूरोप में जनशक्ति का बड़ा महत्व है। तो ये जो काली मौत थी, यानी ब्यूबेनिक प्लेग था, ये प्लेग जो चीन से आरंभ हुआ था, इसने यूरोप और अफ्रीका में इतना कहर बरपाया। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि अ, अमेरिकन प्लेग 16वीं शताब्दी में हुआ, और ये अमेरिकन जो प्लेग था, ये अमेरिकन प्लेग ऐसी बीमारियों का समूह था जो यूरोपीय अन्वेषकों के माध्यम से अमेरिका में फैला। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, कोलंबस अमेरिका गया, भारत की खोज के लिए निकला था, अमेरिका पहुंचा, और ऐसे तमाम अन्वेषक गए, क्योंकि अमेरिका में औपनिवेशीकरण का युग आरंभ हो रहा था, और ये लोग वहाँ पहुँचे और यूरोप से तमाम संक्रमण वहाँ ले गए। और इन बीमारियों ने, जैसे प्लेग और चेचक, ये दो महान सभ्यताओं का अंत कर दिया। इनका सभ्यता से आप वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। लैटिन अमेरिका में ये बड़ी समृद्ध सभ्यता थी। तो इनका और अजटेक की जो दो सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं का पतन जो है इन बीमारियों के जो सभा। और कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इन महामारियों ने जो इस प्रकार से अमेरिका में फैली, इन्होंने पश्चिमी गोलार्ध की 90% स्वदेशी जनसंख्या, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी मौत उनकी मौत का ये कारण बना। उनको मौत के आगोश में इसने सुला दिया। और इन महामारियों से पीड़ित दक्षिणी अमेरिका को स्पेन की सेनाओं ने आसानी से पराभूत करते हुए अमेरिका में स्पेनी साम्राज्य की नींव रखी। तो इस प्रकार से ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ, औपनिवेशिक शक्तियाँ, जो अपने को आज बहुत सभ्य कहती हैं, इन्होंने लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उनका बीमारियाँ उनको दी, और उन बीमारियों से कमज़ोर लोगों को पूरी तरह से अपने दासत्व के वीडियो में जकड़ा, वहाँ पे अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया।
तो बीमारी से कैसे कोई किस प्रकार से बीमार लोगों को दास बनाता है, उनको गुलाम बनाता है, ये वहाँ वहीं नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ। इतिहास में ऐसे दृष्टांत पड़े हुए हैं, और जहाँ भी ये औपनिवेशिक ताकतें गई, इन्होंने मुख्य रूप से ये बीमारियां वहाँ फैलाई। हम इसी क्रम में पश्चिमी गोलार्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और न्यूजीलैंड ने तमाम अन्वेषण किए, अपने विजय अभियान किए, और महामारी से छत्रछाया अमेरिकी स्वदेशी समूहों को सरलतापूर्वक कुचल दिया गया। बल्कि इन यूरोपीय जनसमूहों का विरोध करने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। तो बीमारी का इस प्रकार से क्रूरतम शोषण जिसे कह सकते हैं, वो इन सभ्य देश, आज जो अपने को सभ्य कहते हैं, उन्होंने किया। और इनका गुरूर और इनका घमंड जो था, उन लोगों की ऊपर बड़ा भारी पड़ा। इसके बाद हम और कई बीमारियों को छोड़ते हुए फिर लंदन के प्लेग की बात करते हैं। और लंदन में 1665 ईस्वी में अंतिम मुख्य आक्रमण प्लेग का हुआ था। और ये इतना भीषण आक्रमण था प्लेग का, जिसमें कि वहाँ के लोगों ने अपनी सुध बुध खो दी थी। और जो उस समय के राजा थे इंग्लैंड के, चार्ल्स द्वितीय, वो और तमाम व्यापक स्तर पर जो जन समुदाय था, उन्होंने अपने को सुरक्षित करने के लिए लंदन से पलायन किया। लंदन की इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई थी इतिहास में। इसका प्रचंड संक्रमण संपूर्ण ग्रीष्म काल में फैला। ये अप्रैल में शुरू हुआ था। और संक्रमण का जो प्रमुख कारण था, उन कारणों में जो संक्रमित चूहे थे, उन चूहों से निकलते हुए पिस्सू जगह जगह फैले, और उन्होंने ये बीमारी फैलाई। और प्लेग की समाप्ति तक लगभग 1 लाख लोग काल कवलित हो गए, जिसमें 15% जनसंख्या लंदन की समाप्त हो गई। इसी तरह हम फ्रांस की तरफ अपना रुख करते हैं और देखते हैं कि 1720 ईस्वी से 1723 ईस्वी के मध्य मार्सिले नामक स्थान पर फ्रांस में ऐसा ही भीषण प्लेग हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि फ्रांस के मार्सिले में एक पानी का जहाज जलियान, ग्रांड सेंट एंटोनी, ये जलियान वहाँ पर मेडिटेरियन समुद्र सागर से मर्सिले के पत्तन पर पहुँचा, और उसके साथ ही प्लेग का भीषण संक्रमण भी पहुँचा। यद्यपि जलियान को संगरोधित भी किया गया था। संगरोधित आजकल जो क्वारंटाइन शब्द है, क्वारंटीन को हिंदी में संगरोधित कहते हैं। तो वो जलियान को संगरोधित भी किया गया था। किंतु फिर भी संक्रमित चूहों के पिस्सू यहाँ भी किसी अभिशाप की तरह पहुँच गए, और 3 वर्ष के संक्रमण काल में मार्सिले और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1 लाख लोग काल का ग्रास बने, जो कि उस क्षेत्र की लगभग 30% जनसंख्या थी। वो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जबकि इतने कम लोग होते थे, और इस प्रकार की महामारियों से निरंतर लोगों की मौत हो गई थी। आपने एक चीज़ और नोट की होगी, अगर मैं क्रमबद्ध रूप से काल क्रोनोलॉजी के हिसाब से इन महामारियों का आकलन करूँगा, तो कभी कभी 100 साल में और कभी कभी तो 50 साल में ये महामारियाँ निरंतर रूप से आती रहती थी। महामारियों की चपेट में तमाम लोग आकर के काल के ग्रास में समा जाते थे। और उसका कारण ये है, आज यूरोप में आज भी आप देखते हैं जनसंख्या की कमी है, अमेरिका में जनसंख्या की कमी है। ये अचानक कमी नहीं हुई है। वहाँ की जीवन शैली और परिवार व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए भी हम इस कारण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि लगातार अनायास रूप से
क्रमबद्ध रूप से महामारियों के तौर पर जनसंख्या का सफाया करता है। सोचने की बात यह है कि ये ट्रेंड जो है आज भी मौजूद है। और आज तो विकसित देश हैं, और उन विकसित देशों की क्या हालत है इस पे मैं बाद में बात करूंगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी तक भी इस प्रकार से पाश्चात्य जगत के ज्ञान विज्ञान में जो अपने को सिद्धहस्त मानने वाले देश थे, उनके यहाँ किस प्रकार से महामारियाँ आती रहीं और वो किस प्रकार लाचार होते रहे, और किस प्रकार इन महामारियों ने उनके जन समुदाय को अपार क्षति पहुंचाई और उनकी जीवन पद्धति को ही बदल डाला। ये बड़े विचारणीय प्रश्न है। खैर, इस पे मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं और रूस के प्लेग की भी बात करता हूँ। कोई हिस्सा ऐसा नहीं हमें यूरोप का और अमेरिका का मिलता है जहाँ पर किस प्रकार की महामारियाँ, और चीन का, जहाँ पर किस प्रकार की महामारियों ने अपना तांडव न किया। 1770 से 72 ईस्वी के मध्य रूस में प्लेग ने बहुत कहर बरपाया। प्लेग ग्रसित मास्को शहर के संगरोधित नागरिक हिंसक उठे। दूसरी और मज़ेदार बात यह है कि क्वारंटाइन लोगों को किया जाता था, मगर पाश्चात्य जगत में जो व्यक्तिगत व्यक्तिवाद है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा है, उस व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा की वजह से लोग अपने को महामारी से मरना उचित समझते हैं, पर अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वार्थ को किनारे नहीं कर पाते। ऐसे ही वहाँ भी हुआ। और इस हिंसा का प्रचंड रूप तब दिखाई दिया जबकि प्रार्थना के लिए एकत्रित होने से रोकने की अपील करने वाले रूसी आर्क बिशप एम्ब्रोसियस की हिंसक भीड़ के हाथों मौत। सब लोगों को समझा रहे थे कि अगर आप इकट्ठे होंगे और पूजा प्रार्थना स्थल पर आ जाएंगे तो संक्रमण फैलेगा। इसलिए उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की भीड़ के बीच में जाके, मगर भीड़ किसी भी तरह से रुकने के इच्छुक नहीं थी, और उन्होंने अ, अपने धर्मगुरु का ही वध कर दिया। इतने पागल हो गए कि अपने धर्मगुरु का ही उन्होंने वध कर दिया। तो रूस की महारानी उस समय कैथरीन द्वितीय, जिसको कि कैथरीन महान कहा जाता है, वो वहाँ की महारानी थी। और वो भी प्लेग को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत व्यग्र हो चली। इतनी व्यग्र हो चली कि उतावलेपन में मास्को से समस्त कारखानों को विस्थापित करने की राजज्ञा उन्होंने जारी कर दी। प्लेग की समाप्ति तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1 लाख से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। और प्लेग की समाप्ति के पश्चात भी कैथरीन महान को व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जब इस प्रकार की महामारियां जब भी फैली, जहाँ भी फैली, उनसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ताना बाना छत उच्छत हो जाता है। और फिर लोगों को, जैसे अभी की स्थिति है, खैर ये कोरोना पे मैं अलग से फिर कभी बात करूँगा, मगर अभी जो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हर आदमी अपनी सब चीज़ों को छोड़ करके अपने को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा चिंतित है। और जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, जिन लोगों के तमाम व्यवसाय चौपट हो गए हैं, उनका क्या हो रहा होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। उस समय भी ऐसा हुआ, और रूस में ये बड़ी स्थिति डामाडोल इससे हुई। बहुत सारी परिवर्तन इन महामारियों ने इतिहास में किए, जो कि अ, कतई भी अपेक्षित नहीं थे। इसी प्रकार से हैजा की बात करते हैं। यद्यपि हैजा के लिए यूरोप ने एशिया और विशेषकर भारत को दोषी ठहराया। बाद में मैं बताऊंगा कि उनके दोषारोपण का आधार क्या था। 1817 में हैजा की जो महामारी फैली, पहली महामारी फैली, इस प्रकार 7 बार हैजा से महामारियां फैली। तो उसमें से प्रथम महामारी
कलकत्ता के पास बताई गई है कि वहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी। और हैजा जैसे आप जानते हैं कि गंदगी और मक्खियों से ज़्यादा फैलती है। अ, और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को उसने अपने आगोश में लिया। जापान, जर्मनी और अमेरिका में हैजा का प्रकोप फैला और 7 वर्षों तक ये प्रकोप चलता रहा, जिसमें लगभग 8 लाख लोग मौत के घाट उतर गए। कल्पना करिए 1817 में 8 लाख लोग, जबकि आबादी इतनी कम थी, कितने मायने रखती है। हैजा के प्रकोप के बाद फिर प्लेग की महामारी तीसरी बार चीन से आरंभ हुई। प्लेग अधिकांश तरह चीन से ही चला और तीसरी बार भी 1855 में ये वहाँ से आरंभ हुआ और इसके बाद लगभग जो है ये हांगकांग में फैला। भारत में 1896 में बम्बई में ये प्लेग पहुंचा और फिर अनेक स्थानों पर इसने मौत का तांडव किया। और प्लेग के दौरान ये सोचने वाली बात है कि प्लेग, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब प्लेग को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़ी आतताईपूर्ण तरीके अपनाए। 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में विशेष करके प्लेग को नियंत्रित करने के नाम पर पुलिस प्रशासन और अंग्रेजों की फौज लोगों के घर घर में चली जाती थी, माँ बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करती थी, उनको निर्वस्त्र करने का भी प्रयास किया गया था। और उस अपमान का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने फिर सॉन्डर्स का जो प्लेग कमिश्नर था मुंबई का, उसका वध किया था। तो ये प्लेग वही प्लेग था और भारत में नहीं, चीन से ये आया था। और चीन में जो था करीब उस समय इस प्लेग से 12 लाख लोग मरे थे। उस समय भारत के पूरे गांव इस प्रकार से ब्रिटिश षड्यंत्र के शिकार हुए कि इतिहास में इसे काले पन्नों में दर्ज किया गया है। और जबकि लोगों का कोई दोष नहीं था। ये प्लेग इस प्रकार से लोगों के लिए भारत में अभिशाप के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य होने की वजह से यहाँ पर आया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे जो भीषण महामारी आज से लगभग 100 साल पहले आई, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। 1918 से 1920 ईस्वी में इतिहास के नाते हम देखते हैं कि एक और महान संकट उस समय विश्व के सम्मुख खड़ा हुआ था। वो था प्रथम विश्व युद्ध। और उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही प्रथम विश्व युद्ध की विनाश लीला को महामारी स्पेनिश फ्लू ने महाविनाश की ओर अग्रसर किया। ये बीमारी वास्तव में अमेरिका के कनसास में आरंभ हुई थी और लगभग विश्व के संपूर्ण भूभाग तक फैल गई। इसके प्रचंड वेग को बल मिला युद्ध के मोर्चों पर जाते हुए संक्रमित सैनिकों से। इसको स्पेनिश फ्लू क्यों कहा गया? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्पेन का कुछ लेना देना नहीं। स्पेन न्यूट्रल था उस समय, वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहा था। इसलिए वहाँ के पत्रकारों ने और समाचार पत्रों ने इस बीमारी का मैक्सिमम कवरेज किया, जिसको विस्तार 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 से प्रकाशित किया और इसलिए इसका नाम रखा गया स्पेनिश फ्लू। ये जो बीमारी थी, इस महामारी ये इस महामारी में ज्वर, ठंडा लग करके बुखार आना, थकान महसूस होना, कमजोरी आना, ये इसके आरंभिक लक्षण थे। तो ये पहले स्प्रिंग सीजन में शुरू हुआ, मार्च अप्रैल में शुरू हुआ। और उसके बाद पहले दौर में तो लोग थोड़ा बहुत इस प्रकार के संक्रमित होकर के ऐसे आरंभिक लक्षणों के बाद कुछ दिन के लिए ठीक हो गए, ऐसा लगा कि ठीक हो गए। मगर उसके बाद जब इसका दूसरा दौर शुरू हुआ, द्वितीय संक्रमण जब था, वो बड़ा भीषण था।
इसमें रोगी का शरीर नीला पड़ गया और मृत्यु एकदम सम्मुख दिखाई दी, क्योंकि ये फेफड़े जो है, फेफड़े इसने अपनी चपेट में लिए, फेफड़ों में पानी भर जाता था और फेफड़े खराब हो जाते और लोगों की मृत्यु हो जाती। ये जो महामारी थी, ये महामारी भारत में ब्रिटेन की वजह से पहुंची, क्योंकि भारत क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था उस समय, उसके अधीन था, और उसके अधीन होने की वजह से भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था। और यहाँ के सैनिक जगह जगह मोर्चों पर लड़ रहे थे बेचारे। और जब वो यहाँ लौटे बीमार होकर के, तो उनके साथ तो खैर पशुओं जैसा व्यवहार किया गया, उनकी लाशें सड़ने के लिए, गीदड़ों को खाने के लिए छोड़ दी गई। और भारत में जब ये बीमारी आई, तो किसी लेखक ने एक पत्रकार को बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से एक जहरीली गैस मुंबई में प्रवेश कर गई। यानी कंसास से ये यूरोप में फैला, यूरोप से फिर जो है ये फ्रांस से मुंबई में आया। तो जैसे पत्रकार का वृत्तांत है वो मैं बता रहा हूँ कि एक पत्रकार ने ये बताया, पत्रकार को बताया एक लेखक ने कि एक जहरीली गैस जो है फ्रांस की तरफ से बम्बई में प्रवेश कर गई और उससे हजारों लोग मर रहे हैं। ऐसी ही कोरोना के बारे में भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो 1918-20 से 20 तक जो ये बीमारी चली, अ, इसमें बम्बई में जब ये बीमारी आई तो इसका पता कैसे चला, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से अ, लोग आए और उनके साथ बीमारी बम्बई आई। बम्बई उस समय एक व्यापारिक और व्यावसायिक, आज भी है, नगर था, और प्रमुख बंदरगाह भी वहाँ पे है। तो जब सितंबर, इसका पता कैसे लगा? इसका पता ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश शासन बड़ा संवेदनशील था लोगों के प्रति, मगर जो मजदूर घास काटने पे लगाए जाते थे, वो मजदूर डेली वेजर थे, मजदूरी करते थे बेचारे। और जब वो पूरे दिन भर घास नहीं काट सके, उनको कमजोरी आने लगी, बीमार पड़ गए, तो एक दो नहीं बल्कि लगभग सभी में ये लक्षण मिलने लगे। तो फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका परीक्षण किया और 19 सितंबर को एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने 293 लोगों की संक्रामक रोग से मौत का समाचार पहली बार प्रकाशित किया। किंतु इस समाचार पत्र ने लोगों को, पाठकों को यह भी आश्वासन दिया कि बस ये तो सबसे बुरा दौर था, अब ये बीमारी और नहीं चलने वाली, अब आगे सब ठीक है और इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार तो चाहती थी, क्या पता सरकार ने ये छपवाया हो ताकि लोग अपना ध्यान इस बीमारी से हटा करके काम करते रहें और ब्रिटिश शासन अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। तो इस तरह से इसको टालने की कोशिश की गई, मगर ब्रिटिश सरकार की अकर्मण्यता, संवेदनहीनता, स्वार्थी एवं भारतीयों के प्रति हीनता की भावना के कारण इस महामारी ने पूरे प्रायद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया और लगभग 12 करोड़ भारतीयों को इस महामारी ने मौत की घाट उतारी। 12 करोड़, आप कल्पना करिए, उस समय भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौत इस महामारी की वजह से काल कबलित हो गया, जो कि भारत का इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। मगर क्योंकि अभिशाप ये था कि हम गुलाम थे, ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे और ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे थे, विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे, और वहाँ से इस प्रकार से और उनकी मौत हुई। और आप उस समय के वृत्तांतों का अगर पढ़ेंगे तो मन बड़ा उद्विग्न हो जाता है और शब्द नहीं रहते हैं कहने के लिए। किस प्रकार से लोगों की लाशें, तमाम अंबार लगा हुआ था लाशों का, और गीदड़ और अ, गिद्ध नोच नोच कर लोगों को खा रहे थे। किस प्रकार का शासन था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या जिम्मेदारी होती है। आज तो सब कुछ होने के बाद भी तथाकथित जो नेता हमारे हैं, वो सरकार पर बड़ा प्रश्न उठाते हैं। खैर, इन प्रश्नों पे मैं आऊँगा बाद में, अंत में। मगर मैं ये आप लोगों के सम्मुख ये बात रखना चाहता हूँ कि बीमारी में सरकार किस प्रकार से फेल हुई
और वो सरकार हमारी नहीं थी इसलिए फेल हुई। उस सरकार ने यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया और मौत के मुंह में धकेला। उसका जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था उसकी बहुत आलोचना इतिहासकारों ने भी की है। और जो तमाम मार्क हैरिसन है या डेविड अर्नाल्ड है, इन लोगों ने इस पर लिखा है और लोगों ने भी लिखा है। और ये भारतीयों को ज़्यादा इसने अपने गरीब लोगों को ज़्यादा अपनी चपेट में लिया। क्यों? क्योंकि संघरोधक व्यवस्था गरीब लोगों के लिए संभव नहीं थी। छोटे छोटे घर होते थे, भीड़ भाड़ में रहते थे, घनी बस्तियां होती थी। खास करके जो मजदूर थे, कामगार लोग थे, उनके पास तो बड़े घर होने का सवाल ही नहीं है। तो वो लोग जो है संक्रमित होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर थे और वो बीमारी फिर पूरी बस्ती को आगोश में ले लेती थी। ब्रिटिश अधिकारियों की और उच्च वर्ग के लोगों की मौत कम हुई इसमें, क्योंकि उन लोगों के पास बड़े घर थे और वो अपने को संगरोधित कर लेते थे और संक्रमण को पूरी तरह से रोकने में सक्षम हो जाते थे। तो इसलिए गरीब लोगों का, गरीब जनता का इस समय बड़ा बुरा हाल हुआ। ये मृत्यु दर उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को। अब मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। ये वृत्तांत मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं इसको खाली आप लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये महामारियों के बारे में सब लोगों को पता होगा। और हालांकि मैंने बहुत सारी महामारियाँ छोड़ी हैं इसमें, मगर कुछ मूलभूत प्रश्न हैं इस वृत्तांत से जो उठ खड़े होते हैं, जिन प्रश्नों को कि इतिहास के नाते हमें एड्रेस करना चाहिए, इतिहासकारों की नज़र जिन पर नहीं जाती है। आपने इस ये सारा वृत्तांत सुना। इस वृत्तांत, पूरे वृत्तांत में महामारियों की कहीं पर भी समाज ने उठ करके क्या किया, इसका इतिहासकारों ने या तो संज्ञान नहीं लिया या फिर इतिहास में ऐसी कोई घटनाएं हुई नहीं जिसमें कि लोगों ने, समाज ने उठ करके लोगों को संभालने की कोशिश की। दूसरी बात, कैसे बीमार असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके जो क्रिश्चियन पादरी थे, मिशनरी थे, उन्होंने धर्मांतरण का कार्य शुरू किया। यही नहीं, पूरे प्राचीन समय में देखे रोमन लोगों से उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया और फिर अफ्रीका को तमाम अफ्रीकन प्रायद्वीप को कन्वर्ट किया, एशिया में तमाम लोगों को कन्वर्ट किया सेवा के नाम पे, शुश्रूषा के नाम पे। और अ, लोगों को प्रलोभन देकर के ये बीमारी एक टूल उनके हाथ में बना, एक औजार, बीमारी को एक औजार के रूप में उन लोगों ने इस्तेमाल किया। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सेवा शुश्रूषा करना है तो ठीक है, मगर उसके लिए धर्म परिवर्तन क्यों? इतिहासकारों ने इस बात को भी बहुत कम लोगों ने उठाया। और वैश्विक महामारियों का जो वृत्तांत है उससे कुछ और बड़ी सारगर्भित बातें सामने आ सकती हैं। मैं उन बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सामान्यतः हम सोचते नहीं है इस तरह से। आप देखिए, अधिकांश महामारियां चीन और पाश्चात्य जगत से फैली है। मैंने 5000 ईस्वी पूर्व की प्राग ऐतिहासिक कालीन महामारी का जिक्र किया, जो कि पुरातात्विक खनन से सामने आया। चीन में एक बड़ा संरक्षित पुरातात्विक स्थल है आज के टाइम पे, ये वहाँ से महामारी शुरू हुई। और आज जो कोरोना बीमारी है, लेटेस्ट जो है, नवीनतम, ये वुहान से, चीन से पैदा हुई। तो अधिकांश जो बीमारियां हैं या तो चीन से या पाश्चात्य जगत से फैली हैं और प्राचीनतम समय से आधुनिक युग तक यह क्रम बना हुआ है। इस पर ध्यान इसलिए देना जरूरी हो जाता है कि भारतवर्ष को बीमारियों का भंडार कहने वाले तथा कथित बुद्धिजीवी, पाश्चात्य एवं साम्यवादी लेखक इस बात को नहीं देखते कि भारत में ऐसी महामारियों का प्रकोप प्राचीन समय से मध्य युग तक क्यों नहीं हुआ। क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे नहीं? ऐसा तो नहीं था कि लोग बीमार नहीं होते होंगे, उस समय भी बीमार होते थे। और भारत में मैं तमाम जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ज्वर को इंद्र की
मिसाइल कहा गया है, इंद्र का हथियार का। इंद्र जब जोर होते थे लोगों को बहुत, तो लोग कहते थे इंद्र का प्रकोप हो गया, बुखार होते थे, जोर होते थे। और ऋग्वेद से लेकर के चरक से हो या सुश्रुत संहिता हो, इनमें तमाम बीमारियों का उल्लेख मिलता है, ज्वर का उल्लेख मिलता है, क्षय और चेचक जैसी बीमारियों का भी उल्लेख मिलता है। किंतु भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा में सन्निहित एवं समाहित उपचार पद्धति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृति के साथ प्रवृत्ति के संयोजन से ऐसी घातक बीमारियां भी महामारी का रूप नहीं ले पाई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बीमारियां यहाँ भी होती थी, परंतु हमने प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया। और जो हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता है, पूरी प्रकृति प्रधान सभ्यता है, और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने से बीमारियां होती हैं तो टिकती नहीं है, पहले तो होंगी नहीं, और होंगी तो टिकती नहीं। इसी बात को योग वासिष्ठ में जो है, जब राम वशिष्ठ से पूछते हैं कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ या हमारा समाज कैसे सुखी रह सकता है, तो गुरु वशिष्ठ राम को समझाते हैं कि अपनी प्रवृत्ति को प्रकृति के साथ जोड़ो, तो तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा और समाज भी सुखी है। तो हमारे मूल भाव में ये बात थी, इसलिए जो बीमारियां यहाँ होती थी वो महामारियों का रूप धारण नहीं करती थी और उनका उपचार हो जाता था, क्योंकि उसके लिए तमाम फॉर्मूले हमारे वेदों में हैं। आयुर्वेद तो पूरा इस प्रकार की बीमारियों का उपचार करने का एक मूलभूत ग्रंथ है। उस पद्धति से आज भी हम उपचार करते हैं तो निरोग हो जाते हैं, आराम मिलता है और जीवन की रक्षा हो जाती है। दूसरी बात, दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो धर्म को लेकर के है कि ईसाई मिशनरी, एक बात तो मैंने बताई आपको कि ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार से लोगों की बीमारी का सहायता का लाभ लेकर के अपने धर्म का प्रसार किया। मगर इसके साथ साथ ईसाई मिशनरी अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करते हुए दूसरे की मजबूरी का लाभ लेकर तो आगे बढ़े ही। और रोमन साम्राज्य की बात बताऊं आपको कि रोमन साम्राज्य जब घातक प्लेग की महामारी का दंश झेल रहा था, तो ईसाई पादरी और सेनाएं इसे अपने धर्म के प्रचार का माध्यम बना रही। संत अगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन के नाम से जिनको कहते हैं, उन्होंने द डिवाइन सिटी, द सिटी ऑफ गॉड करके पुस्तक लिखी है। ऐसे महान विचारक ने कहा कि रोमन साम्राज्य का विनाश इसलिए हुआ, यह विधर्मी था और ईश्वर ने इसे सजा के रूप में महामारी दी। इतना बड़ा विचारक, थियोलॉजी का मास्टर और संत, वो रोम के लोगों की बीमारी को इस तरह से ईश्वर के प्रकोप, यानी ईश्वर क्या, ईसाई धर्म से पृथक रहने का की सजा के रूप में इस बीमारी को इसकी व्याख्या करते हैं। किंतु प्लेग को विधर्मी लोगों पर उनके पापों की सजा के रूप में ईश्वरीय प्रकोप बताने वाले क्या उत्तर देंगे, जबकि अधिकांश वैश्विक महामारियां ईसाई जगत में थी। रोमन साम्राज्य का तो पतन हो गया और रोम के लोगों को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वो ईसाई बन गए, तो क्या बीमारियां रुक गई? महामारियां नहीं आई उसके बाद। इतनी महामारियों का वृत्तांत मैंने आपके सामने इसीलिए रखा कि अधिकांश महामारियां ईसाई धर्म के अस्तित्व में आने के बाद और ईसाई जगत में हुई। तो अगर सेंट ऑगस्टाइन और ऐसे ईसाई विद्वानों और पादरियों और धर्म रक्षकों के दृष्टिकोण को संज्ञान में लिया जाए, तो उनसे ये प्रश्न पूछना लाजमी होता है कि भाई ठीक है, सब लोग ईसाई बन गए तो ये बीमारियां क्यों आई? दूसरी बात, ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा तब हुई जब ईसाइयों ने कहा कि प्लेग जो है वो मूर्ति पूजा के कारण हुआ।
क्योंकि रोम में शुरू में मूर्ति पूजा होती थी, और जब ईसाई वहाँ पे आए तो उन्होंने मूर्ति पूजा में तो भाग नहीं लिया, और वो खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे मूर्ति पूजकों की। सबको ध्यान है, क्योंकि एथेंस में, ग्रीक में भी मूर्ति पूजा होती थी, और भारत का जो ये उपासना पद्धति है, ये उपासना पद्धति विश्व के अधिकांश भागों में ये उपासना पद्धति उस समय थी। तो रोम में भी मूर्ति पूजा होती थी, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ थी। और फिर जब ये महामारी फैली और ईसाई वहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा देखो ये मूर्ति पूजक हैं, और इसलिए जो है इनको ईश्वर का कोप भाजन होना पड़ रहा है, ये गलत काम कर रहे हैं, ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए इनको इस महामारी की चपेट में आना पड़ा। मगर क्या स्थिति हुई जब ये भीषण प्लेग फैला ईसाई साम्राज्य स्थापित हो जाने पर? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कई प्लेग फैले उसके बाद, तो ईसाई पादरियों को, लोगों का कोप भाजन होना पड़ा। और भीड़ ने लोग उनसे पूछा कि अब आप बताइए, अब आप ईसाई हैं और यहाँ पे भी ईसाई लोग हैं, तो ये क्यों प्लेग की चपेट में आ गए? आप तो कहते थे कि आप अपना धर्म छोड़ दो, मूर्ति पूजा खत्म कर दो, और फिर आपको बीमारी, महामारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब क्यों हो रहा है? इनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारे पादरी भीड़ की हिंसा का शिकार भी बने, और फिर कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई देखो, आपको अब दंड मिल रहा है मूर्ति पूजा खत्म करने का, और मूर्ति पूजा न करने का दंड आपको इस महामारी के रूप में मिल रहा है। तो कितनी हास्यास्पद बात है इस प्रकार की बात करना। और जो पूंगापंथी ये पादरी थे, वो इस प्रकार से लोगों के मजाक, धर्म का मजाक बनाते थे, और अपने धर्म को सर्वोच्च मान करके, और बीमारी से बचने के लिए, और महामारी को जो है ईश्वरीय प्रकोप और पापों की सजा कहने वाले लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाए, जब खुद वो इस प्रकार की महामारी के चपेट में आए और मरे। मेरा आशय ये है कि बीमारी, महामारी का रूप तब लेती है, रोग तब पैदा होते हैं जब जीवन संयमित नहीं होता। प्रकृति के विरुद्ध यदि हम कुछ भी करते हैं तो उसके परिणाम भीषण होते हैं। वैदिक सभ्यता प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाती है। अनेक भारतीय ऋषियों ने वैज्ञानिक शोध कर वेदों के सूत्र दिए हैं, जो आज भी जीवन रक्षक हैं। चरक, सुश्रुत, कौटिल्य, पाणिनि, पातंजलि, ब्राह्मण, ऐसे तमाम अनेक महान विचारक हैं जिन्होंने आपदाओं एवं महामारियों से सुरक्षित रहने के मूल्यवान सूत्र प्रदान किए हैं। ऐसे सूत्रों पर अगर हम आचरण करते हैं, ऐसे सूत्रों को हम मानते हैं, तो फिर हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। कौटिल्य ने महामारी से बचने के उपाय बताते हुए कहा, जिसको कि आज भी कोरोना के समय में अधिकांश लोग कह रहे हैं, हमारी सरकार भी कह रही है। कौटिल्य ने वो उपाय बताए। उनका कहना था कि जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो उसको मानो। दूसरी बात, स्वच्छता का ध्यान रखो। तीसरी बात, पौष्टिक आहार लो। चौथी बात, अनुशासित जीवन शैली अपनाओ, और घर से बाहर न निकले। ये कौटिल्य ने उस समय बात कही थी कि अगर महामारी आ जाती है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सूत्र दिए गए हैं इन मनीषियों के द्वारा, ये परखे हुए हैं, स्वयं सिद्ध हैं, इनमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मगर मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि इतिहास इसका प्रमाण है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास में इस प्रकार की भीषण महामारियों में अपार जनसमूह के काल कवलित होने के वृतांत नहीं मिलते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी होती थी, पर इस तरह से लोग मरते नहीं थे। जैसा कि मैं पहले भी उद्धृत कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता था, क्यों नहीं लोग मरते थे, क्यों सुरक्षित होता था। किंतु जैसे ही इस्लामी और औपनिवेशिक दासत्व ने हमारी स्वतंत्रता, परोपकारी, समृद्ध ज्ञान परंपरा का दमन किया, भारत में भी भीषण महामारियों का प्रचंड वेग दिखाई देने लगा। हमारी ज्ञान पद्धति को छत विक्षत करके और उसको प्रतिबंधित करके तमाम ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि हमारा ज्ञान जो है लगभग नष्ट होने की कागार पर पहुंचा। मगर फिर भी कुछ लोगों के साहस से, समझ से किसी तरह उन्होंने अपने अमूल्य ज्ञान को छुपा करके रखा, पुस्तकों के रूप में, पोथियों के रूप में। और तमाम आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में ऐसी तमाम पोथियाँ जो हमारे वैद्य होते हैं उनकी पोथियाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम आज आज भी देखते हैं, आज जितना कम हो गया चीज़ें, और ग्रामीण परिवेश में जहाँ पर कि हमारे जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो एक साथ वैद्य का भी काम करते थे और पंडिताई का भी काम करते थे, संस्कृत पढ़ते थे और आयुर्वेद करते थे, और पंडित भी होते थे और वैद्य भी होते थे। तो इन लोगों ने संरक्षित रखा हमारे ज्ञान को, और ये परंपरा आज इस रूप में हमें मिलती है। तब मिलती है जब इतने 100 सालों के इस्लामिक आतंक और गुलामी, विभत्स अत्याचारों को झेलते हुए भी ये सुरक्षित रही। और फिर अंग्रेज़ों का जो औपनिवेशिक शासन आया, उसने तो हमारे पूरे धर्म को समाप्त करने के लिए, हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारी ज्ञान पद्धति को नष्ट करने के लिए सब काम किए, मगर फिर भी ये सुरक्षित रहा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महामारियाँ हमारे इतिहास में आधुनिक तौर पे दिखाई दी, आधुनिक इतिहास में दिखाई दी, और इतने भीषण नरसंहार जो है इन बीमारी की वजह से आधुनिक काल में दिखाई देता है, जबकि हम स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र थे। तो उसका कारण ये था, अचानक भारत को अंधविश्वासी, पिछड़े, ज्ञान विज्ञान विहीन बताने वालों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि उनका महान ज्ञान कहाँ तिम्राच्छादित हो गया है। आज तक उनके समृद्ध जगत में ऐसी महामारियां अपार जनसमूह को काल के मुंह में धकेल रही हैं। क्यों? उनके पास क्या जवाब है इस बात का? हमारे यहाँ आज इस वैश्विक महामारी में, कोरोना में, आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर जो है अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। कितने लोग मर गए, कितने संक्रमित हो गए। हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, हाईएस्ट 3%, कहीं 1% भी है। मगर बाहर हम देखते हैं 10 से 15% मृत्यु दर। क्यों है? इसके पीछे हमारी जीवन पद्धति, जो परंपरागत जीवन पद्धति हमें मिली है, वो है। और अगर आज जो लोग अपनी इस पद्धति से हट करके जंक फूड खा रहे हैं और इस प्रकार की जीवन शैली अपना रहे हैं जो तथाकथित आधुनिक बनाने की प्रेरणा देती है, उन लोगों पर ज़्यादा इसका प्रभाव हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गांव हमारे सुरक्षित हैं, और गांव में ये प्रकोप नहीं फैला है। ये फैल रहा है गांव में तो कहाँ से आ रहा है? जो शहर से वापस जा रहे हैं वो अपने साथ ले जा रहे हैं इसको, शहरों में फैला है। शहरों में फैलने का कारण ये है कि शहर में लोग विदेशों से आए, मगर इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लोग इतने ज़्यादा संख्या में इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और मृत्यु दर भी शहरों में ज़्यादा है। तो उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी जो मूल जीवन पद्धति है उसको त्यागने का काम किया है। ये संभलने का वक्त है, सोचने का वक्त है कि हम वापस अपनी ज्ञान पद्धति को अपनाएं, उसमें पहुँचें, और फिर अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बीमारी जो है एक किस्म से एक हमारे लिए एक सबक भी है, और एक संदेश भी है कि तमाम जो महामारियों का इतिहास है, उससे हम ये सीख सकते हैं कि
यदि हम अपने मूल्यों पर चलेंगे और उनको संरक्षित रखेंगे, तो ये महामारियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी जो उपचार पद्धति है, उसमें दवाई तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर उसमें क्या है, अपनी रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है। हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है समय समय पर कि आप हल्दी और दूध जरूर पिएं, गर्म पानी का सेवन करें, काढ़ा जो तुलसी लौंग हल्दी इन चीज़ों का सेवन करें। तो ये कहाँ है, ये सब कहाँ से लिया उन्होंने? हमारे आयुर्वेद के जो अमूल्य धरोहर है हमारे पास, उसी से तो लिया है। और अगर दवाई भी बनेगी, तो दवाई तो ऐसी कोई बन नहीं सकती। टीका बनेगा तो टीका अ, टीका जब इसका टीका तैयार होगा, वैक्सीनेशन जब होगा, तभी ये पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, नहीं तो बीमारी तो रहेगी, मगर हम लोग भी रहेंगे। और हम तभी रहेंगे जबकि हम अपने शाश्वत जीवन मूल्यों को पर अपना आचरण रखेंगे और अपना विश्वास रखेंगे और अपनी ज्ञान पद्धति को पुनर्जीवित करेंगे। तो हमारे लिए ये महामारियाँ कोई बहुत विनाश लीला के रूप में सामने नहीं आएंगी और इससे विश्व को भी सीखना चाहिए। तो आज मैं अपना वक्तव्य इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुना। और विशेष उन्मेष प्रज्ञा प्रभा का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से अपनी बात आप लोगों के मध्य पहुँचाने का। इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को इसमें कुछ अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा प्रभा का, उन्मेष प्रज्ञा प्रभा का बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी का विशेष धन्यवाद। और माननीय रामाशीष भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जय भारत। क्या करना है?